रिस्पेक्ट और जो वो नहीं रह पाती माँ बाप की जो होनी चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि हमारे सामने जो है ना, मतलब हमारा माँ या बाप नहीं बल्कि हमारे ओपोनेंट खड़े हैं, हमारे दुश्मन खड़े हैं, जो जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसको अपोज ही करते हैं। दूसरी तरफ एक रिश्ता वो भी, मतलब एक कंडीशन वो भी होती है जहाँ पे कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं, जैसे कभी ब्रोकन फैमिलीज, जैसे अभी पिछले दिनों हमने बात भी की थी इसके ऊपर, कि जहाँ वो माँ बाप साथ नहीं रहते या माँ बाप में से किसी ने तवज्जो नहीं दी होती, कोई इस किस्म के हालात डेवलप हो जाते हैं, कोई ऐसी गलती हो जाती है माजी में, कोई अगर ऐसा वायलेंस वाला, मतलब वो जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे आप उसको, क्या कहेंगे, अब्यूज कहेंगे, तो इस तरह के भी मामलात कुछ होते हैं। जिस बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं, मतलब जिसमें ये वाली कंडीशन आ जाती है कि औलाद के दिल में माँ बाप के लिए वो वाली मोहब्बत और वो इज्जत नहीं रह पाती। तो इस सूरत में कैसे, अगर माँ बाप को एक पॉइंट पे आके, एक स्टेज पे आके इस बात का इदराक हो गया है कि कहीं पे कोई गलतियां हुई हैं, और डेफिनेटली मतलब ये रिश्ता ऐसा है ना कि जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है ना, वैसे वैसे आपको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। वो सहारा औलाद से बढ़कर कौन सा हो सकता है? तो उस वक्त में माँ बाप ये रियलाइज़ भी करते हैं और उनको ज़रूरत होती है, लेकिन अब सोल्यूशन नहीं होता कि अब क्या करें, मतलब पहले वो वाला टाइम नहीं दिया, पहले कुछ हो गई मिस्टेक, अब क्या करना चाहिए। तो इस क्या करना चाहिए के लिए हमारे साथ हैं आमिर खादिम हुसैन, उनसे पूछेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आमिर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आमिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो टॉपिक तो मेरा ख्याल आपने सुन लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक ये है, और काफी मतलब एक तरह से कहना चाहिए संजीदा और सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल इंतहाई संजीदा टॉपिक है, और हमारी पेरेंट्स की हैसियत से हमारी खुशी, हमारे इत्मीनान, हमारी सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स यही होता है कि हमारे बच्चे हमें हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हमारे साथ कैसे उनका रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो रहा है। तो यकीनन एक इंतहाई अहम टॉपिक है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपसे कि अगर अभी पिछले दिनों हमने बात की थी ब्रोकन फैमिलीज के ऊपर, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ घर नहीं बन पाते, कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे मामला ऐसे होते हैं कि एक तो वैसे ही मतलब अलहदगी हो गई है, और फिर यूजुअली मतलब मैं बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करूंगी क्योंकि माँ के साथ ही नॉर्मली औलाद होती है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि बाप के लिए, क्योंकि वो डेफिनेटली छोड़ के गया है, कोई अलहदगी हो गई है, कुछ है, तो वो हमारी ख़वातीन का एक है भी ना कि वो माजी के गम कभी भूलती नहीं है, तो वो औलाद के सामने दोहराती रहती हैं उस चीज़ को। तो उसकी वजह से ना बाप के लिए जो एक रिस्पेक्ट और इज्जत होती है वो नहीं डेवलप हो पाती। तो सबसे पहले तो हम या माँ के लिए, अगर दूसरी कंडीशन है वाइस वर्सा भी देख लें हम, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को जब एक वक्त गुजर जाता है? यूजुअली ये जब ही होता है जब आपकी औलाद बड़ी होने लगती है, तो उस वक्त पेरेंट्स रियलाइज करते हैं कि हमसे गलती हो गई। अच्छा महाविश, अगर आप मुझे इजाजत दें जी, तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले जरा हम, अगर कहते हैं ना, टेक अ स्टेप बैक, हम एक कदम पीछे जाके देखें। बिल्कुल। तो ये जो प्रॉब्लम जो आपने बताया, ये एक बड़ा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कहीं अब ब्रोकन फैमिलीज हैं, और कुछ ना कुछ शायद हो सकता है आपके लिसनर्स में से भी हों, लेकिन इससे पहले एक जनरल प्रॉब्लम भी है। हम अगर उसको डिस्कस कर लें तो वो ज्यादा हमारे लिसनर्स के लिए वो रेलिवेंट होगा। क्योंकि देखें, एज पेरेंट्स, मैं, आप और ये हमारे सारे दोस्त जो हैं हमारे साथ मौजूद, ये सब कभी ना कभी बच्चों के मामले में किसी न किसी प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। तो और हम पेरेंटिंग का ये पूरा प्रोग्राम करते ही आप इसलिए हैं, और आप मशहूर हूँ कि आप मुझे भी दावत देती हैं इस पे। तो देखिए कि ये जो स्ट्रगल है पहले बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान में, ये स्ट्रगल मौजूद ही क्यों है? ठीक है, ये सबके लिए प्रॉब्लम है। ब्रोकन होम्स का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बहुत किसी सख्त गिर बाप का प्रॉब्लम नहीं है, किसी बहुत ही यानी कि पेरेंटिंग में गलती का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप अच्छे पेरेंट की हैसियत से भी जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि देयर इज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। तो आप इसको अगर हम देखें तो दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखें, एक तो बात जो आपने भी कही, जनरेशनल गैप जो है, आज से अगर हम 20-30 साल पहले चले जाएं, चले हम मैं अपनी बात करता हूँ, मैं माशाल्लाह 40 साल से ऊपर का हूँ, तो अगर हम वहां चले जाएं तो हमारे दौर में हम ये बताते हैं अपने बच्चों को कि जी हम अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि हम अपने पेरेंट्स की ज्यादा इज्जत किया करते थे। हाँ। तुम लोग तो अभी भी बहुत बदतमीज हो। हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी हम अपने अम्मा अब्बा के सामने ऐसी बात कह रहे हैं, वैसे कहते हैं, ये कर लें, वो कर लें। और यकीनन उनके जो पेरेंट्स थे वो उस वक्त उनको ये बताते होंगे
कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हो, हमारी तो अपने पेरेंट्स के सामने हम उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो इससे समझ के बात आ रही है कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हमारे, अच्छा इनको कहते हैं पावर स्ट्रक्चर्स, अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स। तो लोग अथॉरिटी को चैलेंज करने, जैसे जैसे देखें जमाना खुलता जा रहा है, जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, तो अथॉरिटी को मानना वैसे ही इंसान के मिजाज में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हम उस अथॉरिटी को चैलेंज करते जा रहे हैं। पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे नेबर्स, इवन वो भी अथॉरिटी फिगर हुआ करते थे। नेबर ने कुछ कह दिया तो उसको भी आप कुछ नहीं कह सकते थे, ठीक है। टीचर्स और जितने भी लोग इर्द गिर्द हैं, बल्कि यहाँ तक कि हम कहते हैं भाई ये बड़े हैं ना तो सही कह रहे हैं, बस बात खत्म। अब आप समझ लें कि एज भी एक अथॉरिटी का सिंबल बन गया था। हाँ, और है। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है तो अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। अब जो बच्चे हैं जी, वो हमें सिर्फ इस बुनियाद पर हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, सिर्फ इस बुनियाद पे हमसे हमारी इज्जत नहीं करेंगे कि हम उनके पेरेंट्स हैं। देखिए, पेरेंट एक रुतबा है, एक हमें एक पोजीशन मिली हुई है। तो सिर्फ पोजीशन की वजह से रिस्पेक्ट हम नहीं अर्न कर सकते, मोहब्बत हम नहीं अर्न कर सकते। इवन टीचर जो नहीं पढ़ाएगा सही, अच्छा नहीं पढ़ाएगा, उसकी शायद मुंह पे इज्जत हो जाए लेकिन पीछे नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जाएगा हम ये नहीं कह सकते मैं बाप हूं इसलिए मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत बात है। अगर हम ये कहेंगे तो बच्चों ने इस पर रिटेलिएट करना होगा। दूसरी बात यह है कि वो कॉमन है तमाम जमानों में, वो ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान को अपने आप को एक्सर्ट करना होता है, अपने आप को मनवाना होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और फिर ये एक उम्र आती है जिसके अंदर हम अपने अम्मा अब्बा को समझते हैं कि भाई ये इतने, जैसे हम पहले समझते थे कि ये बहुत, इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है, ये बहुत अकलमंद भी हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, इनके बटवे हमेशा भरे हुए होते हैं। तो ये सब बातें जो है हमें पता लगती है नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो और उस वक्त हम उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं शायद हम एक बेटर वर्जन होंगे। और यही हमारी, यानी कि एक कुदरत का उसूल है कि ये जो नया इंसान बना है और ये नया इंसान अब एक उम्र को पहुंच गया है, तो इसमें अब अपनी जगह बनानी है ना। और उस जगह पे कौन बैठा हुआ है इस वक्त? उसका माँ या बाप, अगर ठीक है। तो अब उसकी उससे थोड़ी सी कश्मकश, थोड़ी सी स्ट्रगल बननी ही है। तो ये दो वजूहात जो हैं, ये अगर हम समझ के चलें तो हमें ये अंदाजा हो, ये मतलब एक हाई लेवल के ऊपर, एक अमूमी तौर के ऊपर हम ये समझ के चलेंगे ठीक है भाई जमाना बदल गया है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने माँ बाप के साथ इस तरह रहता, या मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत पिटाई लगाई, मैं तो ऑफ नहीं करता था, और आप लोगों को तो हम कुछ हाथ भी नहीं लगाते और आप लोग फिर भी इतनी आप कहते हैं क्या, यू आर बीइंग रूड, से उस बात पे आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जमाने से कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, जमाना चेंज हुआ है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। सही। और इसी तरह दूसरी बात उम्र के हिसाब से भी हो गई, उम्र जब चेंज होगी तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आएगा बच्चों के साथ। तो ये तो दो ऐसे चीजें हैं जो हम हर पेरेंट को समझने की, और इनको फिर कॉन्सिक्वेंटली डील भी करना है इन दोनों बातों को। सही सही। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप चाहे कुछ भी, मतलब किसी तरह का भी होना, कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह तो पैदा होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंसेस भी पैदा होंगे, ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन उनको किस तरह से अब वक्त के हिसाब से, जब जमाना चेंज हो रहा है, जो जरूरतें हैं इस वक्त की जमाने की, और जो अथॉरिटी ट्रांसफर करनी है, ये यकीनन एक थोड़ा सा मुश्किल मरहला सबके लिए ही होता होगा। जब आप मतलब ये रियलाइज करते हैं कि अब आपकी जगह कोई और लेने वाला है, तो वहां पे भी थोड़ा सा एक मतलब ये वाला मामला पैदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि अब देखें, जहाँ पे कोई बहुत सख्त गिर पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे की शख्सियत कम्प्लीटली दब जाती है। वो इसके मुतालिक जो है वो बानो कुदसिया जो राइटर हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी, हाँ। वो एक प्रोग्राम के अंदर, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था कि अशफाक अहमद साहब से बात कर रही थी, हाँ। अपने ही, हाँ। और उन्होंने कहा था कि जी जो बहुत घने दरख्त होते हैं उनके नीचे अगर कोई और दरख्त निकलता है, कोई और पौधा निकलता है, तो वो बोना रह जाता है,
हाँ वो एग्जैक्टली। ड्वार्फ हो जाता है, वो बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो अच्छा, बड़ा ये ग्राफ जो है उसको कवर किया हुआ है। हाँ अच्छा, ये वो सख्तगिरी के हिसाब से भी कहा जा सकता है, लेकिन ये कि एक ये भी होता है कि जिन पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकाम हासिल कर लिया होता है, मतलब उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनका नाम लेते हैं, वो जाने जाते हैं कुछ लोगों में, तो उनके बच्चों के ऊपर वो प्रेशर डेवलप हो जाता है। अगर कोई समझे कि कोई बिजनेस में है, उसने बिजनेस अगर जीरो से शुरू किया और उसने बहुत वो कामयाब बिजनेसमैन बन गया, वो एक हो जाती है कि मेरे बच्चों ने उस चीज़ को टेक ओवर करना है, बाद में उस तरह से चलाना है, तो वो बच्चे अपने आप को ना हमेशा सप्रेस फील कर रहे होते हैं, क्योंकि माँ बाप का इतना ज्यादा नाम होता है किसी भी फील्ड में, चाहे मतलब कोई किसी भी फील्ड में नाम ले ले, तो जहाँ पे माँ बाप अपनी एक जगह बना लेते हैं ना, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस औलाद से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और उसकी वजह से भी एक वो कंपटीशन अनदेखा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है कि औलाद के पास सिर्फ दो चॉइसेस रह जाती हैं इस मामले में। अगर माँ या बाप जो है बहुत एक ओवर आर्चिंग, बहुत पावरफुल शख्सियत हो, तो बच्चों के पास दो चॉइसेस रह जाती हैं, या तो वो बिल्कुल अपनी शख्सियत को मिटा दें और सिर्फ बाप के ही नाम के साथ या माँ के ही नाम के साथ अपनी शख्सियत को वाबस्ता कर लें। दूसरा ये होता है कि वो फिर बगावत कर दें कम्प्लीटली। तो इसके मामले में हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी मिसालें, बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चों ने अपने वालिदैन की अचीवमेंट से, उनके अफकार से, उनके आइडियोलॉजीज से इनकार कर दिया। नहीं जी, ये तो है ही नहीं। पूरी दुनिया उनकी आइडियोलॉजीज को मान रही होती थी, लेकिन उनके अपने बच्चे जो हैं वो उस बात से कम्प्लीटली बागी थे। तो ये क्योंकि देखें, अब मैं अपने बाप जितना अगर अजीम नहीं हो सकता, लेकिन मुझे तो स्पेस चाहिए। अब या तो मैं अपनी हस्ती को मिटा दूं कि जिसको स्पेस चाहिए ही नहीं, या फिर मैं कहीं और चला जाऊं, मैं बिल्कुल ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को रद्द कर दूं कि नहीं जी, मेरा बाप भी कोई अजीम शख्सियत था भी, या मेरी वालदा भी जो है कोई मजबूत शख्सियत थी। तो असल मसला क्या है? मसला वही है कि ये जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, ये हमारा तसलसल है, दे आर अ सीक्वेंस ऑफ अस। तो अगर हम उनको स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया में तो स्पेस लिमिटेड है ना, अगर हम इसको इस तरह से लेंगे, दुनिया में स्पेस लिमिटेड है। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, मेरे बच्चे जवान हो गए माशाल्लाह, तो अब अगर मुझे उनके लिए थोड़ी सी स्पेस खाली नहीं की मैंने, तो दे विल फील आउट ऑफ प्लेस। अब उनके पास फिर वही चॉइसेस रह जाएंगे जिनको हमने डिस्कस किया। सही। चलें, अच्छा, ये जो हमने अभी बानू कुदसिया की बात की, तो इससे मेरे जहन में एक सवाल और भी आता है कि ये जो एक मामला हुआ करता है ना, कि हम हर मामले में बच्चों को इतनी एग्जाम्पल्स देते हैं, और हम अपनी जिंदगी में ना अपने खुद ही एक आइडियल बने हुए होते हैं, और वही हम चाह रहे होते हैं कि जैसे हम है ना, हमारे बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी ही मतलब एक शबी बन जाएं, जैसे हमने जिंदगी गुजारी है, हम अपने तौर पे कामयाब हैं, तो हमारी तरह हमारे बच्चे भी हों। तो ये जो मिसालें देना है, इसका किस हद तक बच्चों के ऊपर असर पड़ता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले हम एक ट्रैक की तरफ चलते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो सवाल है उसका आप जवाब दीजिएगा, और मैं अपने लिसनर से भी कहूंगी, आप लोग कॉल करना चाहते हैं 44344377 पे कॉल कीजिए, मैसेज करना चाहते हैं 66622107 पे आप हमें मैसेज कीजिए, अपना जो भी आपका सवाल है वो हमें जरूर भेजिए। और इस वक्त तक एंजॉय करते हैं एक सॉन्ग, और आमिर साहब आप हमारे साथ रहिएगा। हो रही है आज के कभी कभार ऐसा क्यों होता है कि वालिदैन अपनी वो इज्जत, वो मोहब्बत बच्चों के दिल में कायम नहीं रख पाते जिसके वो हकदार है। अच्छा, एक मेरे पास मैसेज आया हुआ है, और वो है अब्दुल रऊफ साहब का। कहते हैं कि आपके मेहमान बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं और बता रहे हैं, बहुत हो, बस बात वही है कि कुरान ने भी जो कहा है ना कि अगर आप अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करेंगे तो लाजमी है कि आपको भी अपनी उम्र में बदले में एहसान ही मिलेगा, क्योंकि आज आप बेटा या बेटी हैं, कल आप वालिद या वालदा होंगे। जी आमिर साहब। जी, इन्होंने जो मैसेज किया ये भी बड़ा खूबसूरत है। दो केस के अंदर कुछ बातें मजीद भी करने की हैं कि हर चीज का बदला जो है, अच्छी चीज का बदला, वो यहीं पे मिल जाना जरूरी नहीं है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पाई जाती है कि जी जब कोई गलत काम करेगा उसको भी लाजमी बदला मिलेगा यहाँ पे, और जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसको भी लाजमी बदला मिलेगा। और अगर उनको बदला फिर नहीं मिलता हुआ नजर आता तो वो परेशान होते हैं कि जी मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। एग्जैक्टली। अभी मैं डॉक्यूमेंट्रीज लिख रही हूँ ना, तो उसमें मैंने खास तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री लिखी है, क्योंकि आजकल ये जो लफ्ज कर्मा है, मकाफात अमल, तो उसको कर्मा के नाम से ही जाना जा रहा होता है ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा मतलब कॉमन नजर आ रहा होता है। सोशल मीडिया पे मैं देख रही होती हूँ, अक्सर इस तरह की पोस्ट होती है, उस पर नीचे लिखा हुआ होता है कर्मा। तो वो एक हमारे यहाँ वाकई कॉन्सेप्ट बन गया है कि हमें सब कुछ, जो कुछ भी चाहिए ना, इस दुनिया में ही चाहिए, इस दुनिया के लिए ही हम अच्छा ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो हालांकि हमारा और ज्यादातर अध्ययन यही बात करते हैं, हमारा दीन खासतौर पे ये बात कहता है कि जो आप कर रहे हैं इसका बदला जब आप आखिरत में चाहते हैं तो फिर, वरना अदरवाइज तो ये ट्रांजैक्शन हो गई ना कि भाई मैं 1 रुपया आपको मैं जो है वो कहीं सदके में दूं, कहीं चैरिटी में दूं और मुझे 100 रुपए मिल जाए या 700 रुपए मिल जाए तो कौन नहीं करेगा। तो फिर सब इसी तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, लेकिन वो मैं जो 1 रुपया दे रहा हूँ मैं ये सोच के दे रहा हूँ कि मुझे आखिरत में मिलेगा। इसी तरह मैं अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर रहा हूँ तो लाजिमन नहीं है, अमूमन ये होता है कि अच्छे लोगों की औलाद भी अच्छी होती है, लेकिन जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि हमारे सामने हिस्टोरिक मिसालें हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है वो अच्छा नहीं था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं अच्छी थी, और इसी तरह की और भी हमारे सामने मिसालें आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बल्कि ये कि ये अल्लाह ताला के उसूल हैं। इस दुनिया के अंदर ऊंच नीच रहती है, इस दुनिया के अंदर सारे हिसाब किताब पूरे नहीं होते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो अगर हम वो आपके पिछले सवाल की तरफ जाएं जो आपने कहा था कि जी हम अपने बच्चों को शायद बिल्कुल अपनी एक कॉपी बनाना चाहते हैं क्योंकि हम अपने आप को इतना आइडियलाइज कर रहे होते हैं। तो देखें यहाँ ये बजाते खुद जो है ना, ये तो एक मसला है। अगर हम अपने आप को आइडियलाइज कर रहे हैं इतना ज्यादा कि जी मैं इतना अच्छा हूँ कि सबको मेरे जैसा होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसको तो हम आजकल की जबान जो है ना उसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, जिसको कहते हैं नार्सिसिज्म, और उर्दू में हम कहते हैं इसको नरगिसियत। अच्छा। तो ये दोनों चीजें तो बहुत ये तो अब तो एक मेडिकल प्रॉब्लम के तौर पे जानी जाती हैं, ठीक है ना। और तो अगर पेरेंट ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे को ये कह रहा है बेटा तुम अपनी शख्सियत को मिटा दो, सिर्फ मुझे कॉपी करो, ठीक है, जो कि सही बात नहीं, दुरुस्त बात नहीं। असलन हमें करना क्या होता है कि हमें अपने बच्चों को फंडामेंटल्स जरूर देने होते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज होती हैं किसी माशरे की, क्या चीजें अच्छी हैं क्या चीजें बुरी हैं, ये तो हमारा काम है बच्चों को देना। लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है वो हमें बच्चों को देनी है, उनको आज़ादी देनी है। इस मामले में अगर आप मुझे याद दें तो एक हदीस बड़ी खूबसूरत तरीके से इस बात को दीन के अंदर भी बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी मोमिन की, एक ईमान वाले की, इस तरह से कि एक घोड़ा है जो जिसके गले में एक रस्सी है और वो रस्सी एक कील से एक पैग से जो है वो बंधी हुई है। अब वो घोड़ा जो है वो एक दायरे के अंदर घूम सकता है, लेकिन जितनी उस रस्सी की लंबाई है उस हद तक। अब वो बिल्कुल कील के साथ लग के भी खड़ा रह सकता है और वो रस्सी के आखिरी कोने तक भी जा सकता है। ये सारा का सारा एरिया उसके लिए हलाल है। हाँ, लेकिन जहां से रस्सी खत्म हो जाती है वहां से आगे नहीं जा सकता। तो अब ये समझें कि ये नहीं कहा गया हमें कि बस ये एक स्ट्रेट लेन है, इसी लेन में आपने चलना है, बल्कि कह दिया गया ये पूरा आपका मैदान है, ये मैदान हलाल का मैदान है, अच्छाई का मैदान है, आप इसके अंदर जहां से दिल चाहे घूमें फिरें और अपने काम करें। हाँ, जो हराम का मैदान जो इससे रस्सी की लेंथ से आगे है उसमें ना जाइए। तो इसी तरह हमने अपने बच्चों को भी इसी तरह, अब तो क्या है, अब ये घोड़ा इंडिपेंडेंट है। अब ये हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट होंगे जब हम उनको बोलेंगे बेटा ये सब कुछ हलाल है, ठीक है ना, आप पार्टी करना चाह रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, उसमें पिज्जा मंगवा लीजिए, उसमें कोक मंगवा लीजिए, उसमें फैंटा मंगवा लीजिए। हाँ, लेकिन अगर वो कहेंगे जी हमें, यहाँ तो पता है मुमकिन नहीं है, लेकिन दूसरी सोसाइटीज में मुमकिन है कि जी हमें कोई हार्ड लिकर जो है सर्व करना है, उसमें बड़े बच्चे हैं, तो हम बताएंगे नहीं बेटा ये अलाउड नहीं है, ठीक है, विद इन द लिमिट्स एवरीथिंग इज अलाउड टू यू। So that will give them the independence जिसको उनको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका हिस्सा है। और शुरू में हम जब ये फंडामेंटल्स बना देते हैं तो बाद में हम उनको एक्सरसाइज करने दे सकते हैं, जब हमने सच बोलने की आदत डाल दी। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है ऑफ कोर्स कि हम खुद क्या कर रहे हैं। वो हमारे कॉल और फेल में अगर तजाद देखेंगे तो फिर उनके भी कॉल और फेल में तजाद आ जाएगा। सही बिल्कुल। अच्छा, कुछ आ जाते हैं मैसेजेस की तरफ। मेरे पास मैसेज है, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माबू जी, कैसी हैं आप? होप वेल, वेलकम टू डियर जिंदगी। ये मोहम्मद यूसुफ खान है। मोहम्मद यूसुफ खान को सवाल करना चाहें तो प्लीज जरूर सवाल कीजिएगा। और मोस्ट वेलकम बैक आरजू माबू खान। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, बहुत आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबीन बुखारी कहते हैं कि माशाल्लाह वेरी गुड टॉपिक मैम। ओ कर्मा, ये सब जगह पे है इस तरह का, और मालूम तो हो गया है इसका मतलब। और एनीवे वेलकम शो डियर जिंदगी में, और आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम।
आपको खासतौर पे आमिर साहब ये सलाम कह रहे हैं, मुबीन बुखारी। और इसके साथ ही कहते हैं कि जी कुछ बदले तो आखिरत के लिए खुदा ने बचा रखे हैं, लेकिन आमतौर पे यही एक कॉन्सेप्ट है वालिदैन के मामले में। आई एग्रीड। ये हैं अब्दुल रऊफ साहब जिन्होंने पहले सवाल किया था। बिल्कुल ऐसा है, मतलब ये इस बात को भी बिल्कुल हम सिरे से नहीं डिनाई कर सकते। आप डेफिनेटली अपनी माँ बाप के साथ अच्छा करेंगे तो कुछ ना कुछ इस दुनिया में भी आपको उस चीज का एक वो मिलता तो है कि आप डेफिनेटली एक अच्छे इंसान है ना, तो इसकी एक रिफ्लेक्शन होती है हर जगह पे। मतलब आप कहीं पे भी जाते हैं तो लोग आपके अखलाक की वजह से, आपकी औलाद भी, आपके माँ बाप भी, सबके दिलों में मोहब्बतें आपकी अखलाक की वजह से बनती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। तो जी इसी को अगर मैं अभी, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएं, कुछ ऐसे हालात हो जाएं जहाँ पे पेरेंट्स, मतलब अगर ऐसा हो कि कोई भी ऐसी मिस्टेक हो गई है या फिर मतलब एक गैप किसी वजह से आ गया है, कोई हो जाते हैं ना ऐसे फैमिलीज पे। अक्सर औकात मैंने देखा है, मेरे मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो जो साथ की क्लास फेलोज थे उनके घर के बड़े इस तरह के मसाइल हुआ करते थे कि हमारे जो वालिद हैं ना वो हमारी फुप्पो की मुकम्मल तौर पे सुनते हैं, हमारे घर में कोई भी फैसला हमारी फुप्पो की मर्जी के बगैर नहीं होता। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस या फिर लोगों को लग रहा होता है हमारी माँ के साथ गलत हो रहा है बहुत सारी सूरतों में, तो वहाँ पे भी जो हमने एक नॉर्मल देखा है हमारे जो माशरे में ना, मतलब एक बाप को लेके बहुत ज्यादा एक इस तरह का मामला होता है कि माँ से तो फिर भी करीब होते हैं लेकिन वालिद को कुछ ऐसा समझा हुआ होता है कि ये हमारे मतलब इनसे हमारा वो पेरेंट वाला ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये कोई हमारे बहुत ही हमारी फैमिली के लिए ना खतरा है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट लोगों में बन गया है, इसमें मैं ये भी चाहूंगी कि माओं का भी क्या किरदार होना चाहिए, उस हवाले से भी अगर आप हमारे लिसनर को गाइड करना चाहें कि किस तरह से ये जो एक होता है कि आप इमेज अच्छा बनाएं या ये वाला मामला ना हो घरों में कि जिसमें इतने ज्यादा इख्तलाफात बढ़ जाएं कि वो कहीं अल्लाह ना करे नफरत तक पहुंच जाएं। जी तो एक तो ये आपने जो एक किरदार का जिक्र किया जिसको हम देवमालाई किरदार कह सकते हैं, मिथोलॉजिकल क्रीचर कह सकते हैं, पोगा। ठीक है ना जी, जो हमारे यहाँ किस्सों कहानियों में भी और अब आजकल सोशल मीडिया पे सीरियसली नहीं, ये मतलब तो होता था, ये बहुत मैंने सुनती थी तो मुझे मतलब थोड़ी सी एक मतलब बचपना था वो, तो एक हंसी भी आ रही होती थी, वो भी फील हो रहा होता था कि इतने क्यों मजबूर हैं। लेकिन होते हैं बहुत सारी वाकई फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे अपने घर पे आपकी अपनी नहीं चल रही होती, दूसरे लोग आपको जो है ना चला रहे होते हैं। देखिए ये अब आपने सवाल के दूसरे हिस्से में शायद आपके पहले से हिस्से का जवाब भी है थोड़ा सा। तो वो जो आपने कहा ना कि अब हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो है वो ये है कि वालिद की ड्यूटी तो ये है कि वो बाहर रहे, काम करें, मेहनत करें और घर पे फिर घर वालों को जो है वो रिस्क मुहैया हो उसकी तरह से। और माँ की ड्यूटी होती है कि वो घर पे हैं और वो बच्चों की तरबियत करें और बच्चों के अखलाक और बाकी सारे मामलात, उनकी पढ़ाई की भी फिक्र करें। अच्छा, तो यहाँ पे जो जब ये हो रहा है ना तो ये एक फेलियर है जिसको हम कहें कि ट्राइलेटरल फेलियर है, तीन तिकोनी फेलियर है ये, अगर इसको देखा जाए तो। यानी कि पहला फेलियर जो है ना ये माँ की पेरेंटिंग का है। सही, ठीक है, क्योंकि वो बता रही है बच्चों को कि बेटा देखो बाप जो है ना वो ये करता है, ये करता है, ये करता है, इस घर में पप्पो की चलती है। अच्छा, वैसे आप देखें हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ये मामला है, जैसे मैंने कहा ना ये ट्रेडिशनल रोल्स हैं। अब ट्रेडिशनल रोल्स में आप सोचिए कि अभी आपकी बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि हमारे यहाँ चंदा जो होते हैं वो क्या होते हैं? मामू। चंदा मामू। हाँ। और जिन क्या होता है? वो कोई दूसरे मतलब जो, हाँ चाचा। जिन चाचा होते हैं, चंदा मामू होते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है? क्या वही बच्चों को बिल्कुल छोटी एज से ही एक तरह से अम्माएं जो हैं, अब ये ट्रेडिशन भी है, देखें ये जरूरी नहीं कि वो सोच के बोल रही हैं ये बात, लेकिन हमारे ट्रेडिशन के अंदर ये लैंग्वेज के अंदर ये बातें आई हुई हैं जिनके जरिए से बच्चे माँ के करीब हो रहे हैं। अच्छा, बाप का की मजबूरी भी यही है कि उसको बाहर रहना है, उसको काम करना है, उसको मेहनत करनी है, वो बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं बिता सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कहाँ पे एक जो तीन मैंने आपसे कहा कि तिकोनी के अंदर ये फेलियर है। तो पहला फेलियर तो माँ का है कि वो उस चीज को महसूस नहीं कर पा रही या उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर रही कि बाप जो है वो बाहर रह के भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा फेलियर ये बाप और माँ के दरमियान के रिलेशनशिप का है, जिसको में जो है ना वाकईतन हम लोगों ने ये वाली भी बात रखी हुई है कि भाई मेरी बहन की तो बहुत इज्जत है लेकिन मेरी बीवी की कोई इज्जत नहीं है। बीवी जो है वो जूते की नोक पे होती है या पैर की जूती होती है। ये अगेन अपने माशरे की जो हमारे यहाँ अल्फाज
मुरव्वजा हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल माइंडसेट से जब बात आती है तो ये होती है, अब चाहे हम इसको कितना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो तब भी ये माँ और बाप, ये मियां और बीवी के दरमियान एक खिंचाव की सी कैफियत है, जिसको बीवी अगर शौहर के सामने नहीं निकाल पाती तो बच्चों के सामने निकालती है। और तीसरा फेलियर जो है ये बाप का है, जो बहरहाल उन दोनों मामलात को एड्रेस नहीं कर पा रहा, ना बीवी के साथ अपने मामलात को एड्रेस कर रहा है, ना बच्चों के साथ अपने मामलात को एड्रेस कर रहा है। तो ऐसी सूरत में यकीनन बच्चों को, अब आप ये सोचिए कि हमारे जहनों में ये बात होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो हमारी फुप्पो हैं जिनकी चलती है घर पे, वो किसी की खाला भी होंगी और किसी की अम्मी भी होंगी, उनकी उधर भी चलती है क्या? तो या तो फिर कहा जाए कि नहीं, खाला की चलती है वहां पे। ठीक है ना? तो देखिए, हम बड़े कब होते हैं, हमारी ग्रोथ कब होती है, जब हम लोगों को लोगों के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं, इंसानों को इंसानों के तौर पे देना शुरू कर देते हैं। ये टाइटल्स हटा दें कि जी ये फुप्पो हैं, ये खाला हैं, ये असल में तो सबके सब इंसान हैं। आप जो है किसी की फुप्पो भी हो सकती हैं और किसी की खाला भी हो सकती हैं, बट यू विल रिमेन महविश। मैं किसी का चाचा भी हो सकता हूँ और किसी का मामा भी हो सकता हूँ, बट मैं रहूंगा आमिर। तो अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैं दोनों सूरत हाल में अच्छा होऊंगा, अगर मैं बुरा इंसान हूँ तो मैं दोनों सूरत हाल में बुरा होऊंगा। लेकिन ये जो अब हमारे घरों के अंदर ये बात समझाई जा रही होती है कि नहीं, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, किसी और का कंट्रोल है। अच्छा, लेकिन तो बच्चों को यकीनन ये बात फील होती है और ये फीड होती है। तो मैं इसको ये कहूंगा कि इसकी फीडिंग बंद होनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। अगर पेरेंट्स के आपस के इख्तिलाफात हैं, अगर उनके घर में किसी और की चल रही है, दादी की चल रही है, फुप्पो की चल रही है, किसी और की चल रही है, तो ये एक डिस्कशन माँ की बाप के साथ है, मियाँ की बीवी के साथ है, बच्चों के साथ नहीं है। हम ऐसी बातें करके जनरेशंस के अंदर जो है वो बीज बो देते हैं नफरतों का, कि हमारे तो उनसे भी ताल्लुकात नहीं है, हमारे इनसे भी ताल्लुकात नहीं है, हमारी इनसे बातचीत खत्म है। और ये सब बातें अखलाक के तो खिलाफ है ही हैं, दीन के खिलाफ इंतहाई हैं। दीन के अंदर जिसको सिला रहमी कहा जाता है, जिसके ऊपर इतनी बात भी है कि अगर तुम अपना हक होते हुए सिला रहमी इख्तियार करो और उनको माफ करो, तो इस पर अल्लाह ताला की तरफ से बड़े इनामात हैं। लेकिन हम टिट फॉर टैट की दुनिया में बनाना चाहते हैं कि जी किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसके साथ किसी न किसी तरह से गलत करूंगा। और अगेन हम उनको ये बात जरा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ। अच्छा, आज ही सुबह ना मैं एक वीडियो देखती हुई आई हूँ घर पे, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की थी, और उसमें वो बता रहे थे, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का बता रहे थे, हजरत इमाम बुखारी और ये सब जितनी भी शख्सियात थी, इमाम शाफी, तो उन्होंने सबका ये बताया कि इनकी माओं का इनकी जिंदगी में क्या रोल रहा, कि किस तरह से उनकी माँ का जो है ना एक रोल हुआ करता था उनकी लाइफ में। जैसे हजरत इमाम बुखारी का बता रहे थे वो कि वो नाबीना हो गए थे, फिर उनका इतना इलाज करवाया, लेकिन उनका तवक्कुल इतना था उनकी वालिदा का कि उन्होंने दुआ नहीं तर्क की, वो दुआ करती रही। और एक दिन फिर ऐसा आया बहुत सालों बाद कि जब उनको उनकी बिनाई वापस मिल गई, तो ये एक मौजज़ा था डेफिनेटली। तो ये कहने का मकसद ये है कि माओं का बच्चों की ज़िंदगी में, मतलब जितने भी लोग ऐसे गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल साहब की मिसाल ले लें आप, बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि जहाँ पे कामयाब लोग नज़र आते हैं तो वहाँ पे उनकी माओं का बड़ा किरदार होता है। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली, मतलब चूंकि आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं इस पर ज़रूर बोलूँगी कि हमारे यहाँ अब इस वक्त जो हम ज़्यादातर माओं का किरदार देखते हैं तो उसमें वो यही वाला है कि बाप से मुतनफ़िर करना और इस तरह का जो माहौल है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बन गया। जबकि पहले के ज़माने में क्या मसाइल नहीं होते होंगे, लेकिन उस वक्त ख़वातीन का किरदार बड़ा मजबूत, बहुत ही एक ऐसा हमें रोल नज़र आता है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया को मिली हैं। तो इस वक्त आपको क्या लगता है आमिर साहब, ऐसा क्यों है? मतलब ये जो ख़वातीन की जो साइकोलॉजी चेंज हुई है, नफ्सियात चेंज हुई है कि वो इस जगह पर आ गई हैं कि उनको अपने ना बदले लेने के लिए अपनी औलाद को तैयार करना पड़ता है, वो शुरू से एक फ़ौज तैयार कर रही होती हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? बहुत दुरुस्त बात की आपने और बड़ा अच्छा निशानदेही भी की इसकी। देखें, हमारे यहाँ तो दीन में जैसे माँ का रुतबा बताया गया, माँ के कदमों तले जन्नत है। और ये मतलब ये सिर्फ दीन की बात नहीं है, असल में मतलब ह्यूमन साइकी अगेन यही कहती है। हमने मैट्रिक में एक नज़म पढ़ी थी, उसका आखिरी स्टैंजा ये था कि द हैंड दैट रॉक द क्रैडल इज द हैंड दैट रन्स द वर्ल्ड। जो हाथ पिंघोड़े को, झूले को झुलाता है, यानी कि माँ का हाथ, वही हाथ है जो पूरी दुनिया को रन करता है, क्योंकि इसी ने वो किरदार पैदा करने हैं, वो बच्चे पैदा करने हैं जो बड़े होके दुनिया चला रहे होंगे। तो किरदार तो इतना अहम है।
लेकिन अब दोबारा हमारी पहली बात की तरफ चली जाइए कि अथॉरिटी अब जो है ना, मैंने क्यों कहा कि ये सहनुकाती फेलियर है, ट्राइलेटरल फेलियर है, कि इसमें मैं बाप को भी बराबर का शरीक ये इस तरह से कह रहा हूँ कि ये जो आपस की जो कनेक्शन है वो डेवलप नहीं हो रहा माँ और बाप के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान। अच्छा, तो हम ट्रेडिशनली अगर सोचते रहे तो हमने कहा कि जी मैं मियाँ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, तो मेरी बात चलनी चाहिए, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, और ये सारी बातें। और मैंने आपसे पहले कह दिया कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी को चैलेंज किया जा चुका है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये ग्लोबल विलेज का दौर है, एवरीबडी, हम वो इतने सारे ड्रामे, इतना सारा कंटेंट जो है वो हम सबकी जहन साजी कर रहा है। तो सिर्फ बच्चे नहीं मान रहे ट्रेडिशनल अथॉरिटी पोजीशंस को, बड़े भी नहीं मान रहे, ठीक है ना। तो आज हम अपने लीडरों को भी गालियां देते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स को भी गालियां देते हैं, जिसको दिल जाता है उसको गालियां देते हैं, ठीक है। तो आप समझ रही हैं कि वो जो एक बैरियर था, दैट इज नो मोर। तो वो मियाँ और बीवी के दरमियान भी नहीं है। बीवी भी ये कहती है कि भाई मुझे आप एज अ पर्सन कन्विंस करें कि आप सही बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। अगर मियाँ ऐसी बात नहीं कर रहा, उनको एज अ पर्सन नहीं ले रहा, बल्कि सिर्फ कहता है भाई जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बिकॉज मैं हस्बैंड हूँ, तो फिर जो है वो बात बीवी तक नहीं ट्रांसमिट होगी, और फिर बीवी उसी अथॉरिटी फिगर को चैलेंज करने के चक्कर में वो बात बच्चों तक ट्रांसमिट कर रही है, और ये फिर गड़बड़ हो रही है। तो मियाँ का काम ये है कि वो बीवी के साथ वो ताल्लुकात इस्तेमाल करें, वो रिश्ता बनाएं जो एक ट्रस्ट के ऊपर हो, मोहब्बत के ऊपर हो, बाहमी, जो, और जिसको कुरान भी इसी तरह बयान करता है कि ये एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत का रिश्ता है। तो ये नहीं कहा कि एक गुलाम और बांदी का रिश्ता है, आका और गुलाम का रिश्ता है, लेकिन हम लोगों ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर लिया कहीं पे। तो और दूसरी तरफ लेकिन बहरहाल ये भी बात है कि साथ में हमारे वो इतनी सारी फ्रीडम मूवमेंट्स भी लग गई हैं, फेमिनिज्म और ये सारी बातें भी। तो खवातीन को ये बात समझने की है, मर्दों को समझने की बात जो मैं कह चुका वो है, लेकिन खवातीन के समझने की बात ये है कि वी कैन नॉट वेपनाइज आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वेपनाइजेशन हमें खुद देखें, अगर आज हम किसी का बुरा करते हैं तो क्या उससे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, क्या बहुत खुशी मिलती है? नहीं, हम वो एक बुरा कर लेंगे, आगे दूसरा बुरा करना चाहेंगे मजीद। और उस चक्कर में अगर हम अपनी औलाद को भी इसी काम में झोंक देंगे, भाई तुम जो है ना वो ये सारी एक नेटवर्क ऑफ साजिश बना लो और उसके अंदर काम करो, तो हमें एज पेरेंट्स भी नुकसान है, दुनिया और आखिरत का नुकसान है इसके अंदर हो जाएगा। सही। अच्छा, मुझे पता चला अभी कि हमारे कुछ कॉलर्स, मतलब कुछ लिसनर्स हैं जो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कॉल बिजी मिल रही थी, तो अब आप बिल्कुल ट्राई करके देखें। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कुछ वाकई लॉक हुआ था, इस वजह से कॉल नहीं आ पा रही थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ये लॉक किया हुआ था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ, अभी आपने अच्छा किया मैसेज कर दिया। जी वसीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। अच्छा, बस ये आमिर साहब को पहले तो बहुत सलाम और थैंक यू सो मच अगेन आए हैं ये आज के शो में। और सवाल ये है कि असल में जो चीज़ एक बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने महसूस की है कि हमने हस्बैंड और जो वाइफ है ना, उन्होंने एक दूसरे का रोल डिफाइन नहीं किया कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बाप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बातें तो माशाल्लाह काफ़ी आपने बता दी, आमिर भाई ने भी काफ़ी एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन एक छोटा सा एक मेरे ज़हन में सवाल था। अक्सर हम कहते हैं बच्चों को खुददार बनाना है, उससे ये होता है कि शुरू में तो हम बहुत सी उसे आसाइशें दे देते हैं, हर तरह की सहूलत देते हैं, बेटा जो चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन ज़हन में ये भी होता है कि ये खुद अपने पाँव पे खड़ा हो। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आता है कि हम ये सब आसाइशें जो है ना कहते हैं बेटा अब तुम्हारा काम है, तो उससे ये होता है, मैं समझता हूँ कि बच्चों के ज़हन में बच्चे मुतनफ़िर हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या। तो वो एक किस्म की, या फिर क्योंकि ये एक्शन मोस्टली बाप ही लेता है, माँ का तो वैसे भी दिल औलाद के लिए नरम होता है थोड़ा सा, तो बाप का जो है ना वो फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी बच्चों में आ जाती है। तो स्टार्टिंग में जैसे टीन एज शुरू हो जाती है, यानी 10 से 11-12 साल से बच्चे की जब एज आगे ग्रो अप होना शुरू हो जाता है, तो उसमें बच्चे को किस तरह हैंडल किया जाए कि भी उससे कहते हैं ना कि इस लिमिट तक उसको आसाइशें दे देनी चाहिए ताकि वो एक जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए वो एक खुददार बन जाए, और ये ना हो कि वो फिर उस सूरत में अपनी माँ या बाप को ये कहे कि आप जो है ना आपने मेरे साथ गलत किया, ये क्यों आपने, कि आप यानी कि
बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जब एकदम से बच्चों के ऊपर जब वो प्रेशर आता है कि जब उन्होंने अब जिंदगी जो है ना अब आगे चलानी है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये कैसे नहीं कर पाते, तो वो किस एज से किस तरह करके इन चीजों को हैंडल किया जाए ताकि बच्चे भी मुतनफिर ना हो। ये एक छोटा सा सवाल था मेरे ज़हन में। तो बाकी तो वो इन्होंने वो जो एक ट्रायंगल बनाया वो तो हकीकत है। हाँ। तो बाकी काफी चीजें डिस्कस करने के लिए, तो हाँ। बस ये जवाब का मुंतज़िर हूँ मैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब कॉल करने के लिए। माजरत भी, सॉरी मैं वो नहीं कर सकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो हमारे साथ वसीम साहब थे और इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, तो इसका बताइए, जवाब दीजिए। जी, तो सबसे पहले तो वसीम भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी एक अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाई कि रोल्स डेफिनेशन। अब चूंकि हम माँ बाप की जो रिलेशनशिप है उसकी बात कर रहे थे, तो इसके अंदर रोल्स डेफिनेशन वाकई सबसे मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम रोल्स, जैसे ऑफिसेज में भी हम यही बात करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होंगी तो टीम्स सही काम करेंगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होंगी तो हर कोई दूसरे के एरिया के अंदर दखल अंदाजी कर रहा होगा और अपने एरिया को छोड़ चुका होगा। जब दूसरे के एरिया में जा रहा होगा तो अपने एरिया को छोड़ चुका होगा। तो ये एक बड़ा अहम बात है कि माँ और बाप का आपस का रिलेशनशिप क्या है या उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। पहले हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, माँ और बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे यहाँ ट्रेडिशनली क्या है, माँ ने खाना पकाना है, माँ ने खाना खिलाना है, माँ ने बच्चों को की तीमारदारी करनी है, अगर वो बीमार हो गए माँ ने बच्चों का ख्याल करना है, बाप ने कमाना है। ये है आपका ट्रेडिशनल रोल, ठीक है। मैंने कह दिया ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है वो चैलेंज होते हैं, अब हो रहे हैं हर जगह पे। और खवातीन को शिकायत है, मियाँ घर से ऑफिस से वापस आके जो है वो हाथ नहीं बटाते हमारा। मियाँ को शिकायत है कि खवातीन जो है हम पूरे दिन जो है ख्वार होके आते हैं ऑफिस में और खवातीन समझती हैं कि हम जैसे मजे करके आ रहे हैं एयर कंडीशन ऑफिस में। तो दोनों तरफ से अब ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या होना चाहिए था। तो ये एक बिट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अगर मैं कुछ थोड़ा सा मुख्तसर सा अर्ज करूं आप लोगों से, तो मैं ये कहूंगा कि माँ और बाप का जो रोल है वो इस तरह का है कि माँ जो है वो डे टू डे इन्वॉल्व है हर काम में बच्चों के। बाप जो है ना वो एक जरा ऊपर हायर फिगर है। जैसे एक आपका लाइन मैनेजर होता है, अगर मैं ऑफिस की जबान में बात करूं तो एक लाइन मैनेजर है और एक आपका डिपार्टमेंट हेड है। लाइन मैनेजर से आप डेली की बेसिस पे बातचीत करते हैं, उससे अपने मामलात को डिस्कस करते हैं। और दूसरा जो फिगर है ना, उसके पास आप जब जाते हैं जब आपने कुछ बहुत जबरदस्त कर दिया है या आपने कुछ गलती कर दी है। यानी कि वो जो है ना वो है जज, वो है डिसिप्लिन करने वाला। और जो आपको चलाने वाला है डे टू डे में, जो आपका कोच है, जो आपका मुरब्बी है, वो आपका लाइन मैनेजर है। तो माँ बाप में भी इस तरह का एक रोल डिफाइन होना चाहिए मुख्तलिफ चीजों के लिए। यानी कि जरूरी नहीं कि माँ हमेशा जो है वो लाइन मैनेजर रहेगी और बाप हमेशा जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा। कुछ चीजों में बाप का काम ये है, जैसे बच्चों को बाहर खिलाना है, ये अब ये बाप का काम है। अमूमन हमारे यहाँ यही होता है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है बाप के हाथ में होती है। तो इस मामले में बाप जो है वो डेली बेसिस पे वो कर रहा है। माँ उसमें रोल ले सकती है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कि जी अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि क्या बच्चे सही डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं फिजिकली। इनकी जो टोटल फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो इनको मिल रही है कि नहीं मिल रही। नहीं मिल रही तो मियाँ को थोड़ा सा पुश किया कि जी वीकेंड पे हम लोग निकलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह वगैरह। तो और इसी तरह हर चीज, अच्छा भाई खाना जो है वो पकाना किसकी जिम्मेदारी है, बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी है। और जब हम ये जिम्मेदारियां बांट लें तो आपस में हमारी रोज रोज उन चीजों को डिस्कशन करके हमारी एनर्जी जाया ना हो। सही, ठीक है। तो ये एक बिट बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने सवाल किया वो भी बड़ा जबरदस्त सवाल है कि बच्चों को हम कहते हैं जी वो हमारे यहाँ पहले मिसाल दी जाती थी कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से। तो हम लोग आजकल जो है वो शेर की नजर तो भूल चुके हैं, लेकिन सोने के निवाले पे हम बिलीव करते हैं। तो हमारे बच्चे जो है वो सोने के निवाले खाते रहते हैं यहाँ तक कि वो 12, 13, 14, 15 साल के हो जाते हैं। और अब हमें फिक्र होती है कि जी ये तो बिल्कुल ही निखट्टू है, इनको तो कुछ आता नहीं है, ये तो जनाब सारा दिन चारपाइयां तोड़ते हैं और कंप्यूटरों पे बैठे रहते हैं, आंखें भी खराब कर ली हैं, पोस्चर भी खराब कर लिया, वगैरह वगैरह। और तब हम उनको अचानक से हम उनसे चीजें लेना शुरू करते हैं। हम कहते हैं जी तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा, तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा, तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने पूछा कि कौन सी आसाइशात हैं, जो कौन सी लग्जरीज हैं हम उनको देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। तो मेरा जवाब इस मामले में ये होगा कि बच्चों को, ये जरा सा कंट्रोवर्शियल जवाब हो सकता है बाय द वे,
बच्चों को लग्जरीज नहीं देनी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, उनको प्लेट में रख के कोई लग्जरी मत दें। उनको कहें कि बेटा तुम्हारी बेसिक्स कवर्ड हैं, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारी बेसिक्स कवर्ड हैं। आपको खाना मिलता रहेगा, आपको एक अच्छा बेड मिलेगा, आपको अच्छा सा रूम मिलेगा, जो भी हम बच्चों माँ बाप की बिसात के मुताबिक हो, और आपकी एजुकेशन हो रही है, ये सब बेसिक्स हैं। ठीक है, ये मस्ट हैव्स हैं। अब जो गुड टू हैव्स हैं, आपको ये फलानी डॉल चाहिए, इट्स अ गुड टू हैव। ठीक है, आपको फलाने फिनलैंड में जाना है, ये गुड टू हैव है। ठीक है, अब इस चीज को आपको अर्न करना होगा। वो अर्न कैसे होगा? जब छोटे बच्चे होंगे तो वो अर्न करेंगे किसी न किसी काम के थ्रू। वो यानी कि वो कोई घर के काम भी हो सकते हैं, घर के चोर्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। वो एजुकेशन में अच्छे नंबर्स लाके भी हो सकते हैं। ये क्या हो रहा है कि अब आप उनको लग्जरी प्लेट में रख के नहीं दे रहे, बल्कि उनको बोल रहे हैं कि आप इनको ट्रांजैक्शन समझा रहे हैं आप उनको कि बेटा यू गिव दिस एंड यू गेट दैट। एग्जैक्टली। व्हाट एवर यू नीड, आपको चाहिए, आपको प्ले स्टेशन चाहिए, आपको एक्सबॉक्स चाहिए, वो 2000 रियाल का है, 3000 रियाल का है, बेटा मैं आपको दे दूंगा, आप इस साल क्लास में फर्स्ट आके दिखा दीजिए, फॉर एग्जाम्पल। राइट, मतलब कुछ ना कुछ टास्क देने चाहिए आपको, और उसके बाद फिर मतलब हर चीज प्लेट में तो हमें जिंदगी भी नहीं देती ना। तो यही वाला जो जिंदगी वाला सबक है वो हमें अपनी औलाद को भी शुरू से पढ़ाना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक वॉइस नोट है तो जो आपके लिए कुछ सवाल है तो ये शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं आप, माशाल्लाह। और आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम और वेलकम, आपको शो में दोबारा वेलकम करते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और लिटरली मैं तो आपके टॉपिक, आप जो भी पॉइंट्स बताते हैं मैं अपने साथ लिखता हूँ बाकायदा कि इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ज़रूरत होगी इस चीज़ की। तो टॉपिक पे आते हैं सर। मेरा एक सवाल है आपके लिए सर कि जो वालिद और बेटे के बीच में एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है, वो कितना इफेक्ट डालते हैं इन बिटवीन, मतलब वालिद और बेटे के बीच में, या फिर फ्रेंडली जो एक रिलेशन होता है वालिद और बेटे का, वो कितना असर डालते हैं दोनों पे। और अगर ये चीज़ ना हो, अगर कम्युनिकेशन गैप हो बाप और बेटे के बीच में, मैं अपनी बीती आपको बता रहा हूँ कि मेरा अपने वालिद साहब के साथ बहुत गैप रहा था। मोहब्बत थी और उसने सारी नीड्स भी पूरी की हमारी, उसने कहा पढ़ो लिखो, घर भी बना के दिया, ज़मीनें भी लेके दी, सब कुछ किया। लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप था, मेरे वालिद साहब के साथ ज़िंदगी भर इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप जो हमारा था, ठीक है, मैंने कभी अपने वालिद साहब के साथ किसी भी मसले पे कोई मशवरा नहीं किया, ठीक है, और ना उसने मेरे साथ किसी भी चीज़ पे उसने मुझे एतमाद में लिया या मेरे साथ मशवरा। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं उनके दिल में क्या था, उसने कभी भी मुझे वो मकाम नहीं दिया, या मैंने एज फादर मैंने उसको वो मकाम दिया, एहतराम भी था, नजरें झुकी हुई थी जब वो आते थे, बहुत रौब था उनकी पर्सनैलिटी में। लेकिन जो हमारा गैप था, उसने कभी भी मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं की कि मतलब उसने मुझे एतमाद में लिया हो, या फिर सबके सामने गले लगाया हो कि मेरा बेटा है, या मैंने अपने बाप के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन हो मेरा बाप के साथ कि मैं अपने बाप को सबके सामने गले लगाऊं, उसके साथ हंस के बात करूं, मुस्कुरा के बात करूं। तो ये चीज़ कितना असर डालती है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, इन दोनों चीज़ों का फुकदान हो, तो फिर ये बच्चे की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब करते हैं। मैंने देखा है मेरी ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात मुरतब हुए इस चीज़ के कि मेरा एक वालिद साहब के साथ वो रिश्ता नहीं रहा, और मैं लिटरली मैं इस चीज़ को बड़ी अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कमी महसूस की अपने वालिद साहब की, क्योंकि वो भी बाहर थे, अब्रॉड थे। तो मैंने बहुत, जब मेरा कॉलेज में या स्कूल में या फिर रिश्तों के हवाले से कोई सवाल मुझे पूछना होता, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ खुल के बात नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे बीच में गैप ही इतना था, एक फ्रेंडली रिलेशन ही थी हमारे बीच में। तो ये चीज़ कैसे, कितना असर डालती है इन दोनों रिश्तों के दरमियान में। तो प्लीज़ आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, और वंस अगेन हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हर हफ्ते हमें टाइम देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह मुझे दे देंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। जी, तो सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मसला क्या हुआ है कि हमारा टाइम खत्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम जब बात करें तो इसी हवाले से, मतलब इसी टॉपिक को हम लेके, टॉपिक तो नहीं, ये सवाल से हम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह, और इससे अगर कुछ हमें मिला, कुछ समझ में आया तो हम वो टॉपिक भी रख लेंगे। क्या कहते हैं आमिर साहब?
जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि ये तफसील तलब है जवाब इसका, और हमारे पास वक्त बचा ही नहीं है, 1 घंटा कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं, और नेक्स्ट टाइम भी एक अच्छे से टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला आप भी हमारे साथ होंगे, लिसनर्स भी हमारे साथ होंगे। और मेरे पास इस मतलब जैसे मंडे के अलावा जो बाद में जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो उसमें भी आपके लिए बहुत मैसेजेस आते हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं आपको, आपकी इस कोशिश को जो आप हमें वक्त दे रहे हैं उसके लिए सब शुक्रिया भी अदा कर रहे होते हैं। तो मैं भी एक दफ़ा फिर आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और आपके लिसनर्स का भी जो मैसेज कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इन सबके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ। चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसी सवाल से शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। रेडियो लिसनर्स, इसी के साथ मेरा भी वक्त हो गया है कि मैं आपसे इजाज़त ले दूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरी कल, और कल क्या टॉपिक है, कल हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के हवाले से बात करेंगे कि क्यों हो जाता है, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन ये होता है ना कि जो हम कहते हैं अगर 2 दिन पहले तो हमें याद नहीं रहता, तो किस तरह ये बेहतर हो सकता है, मामला कुछ है इसके, कोई टिप्स वगैरह हैं तो वो ज़रूर हम देखने की कल कोशिश करेंगे। आप लोग भी निकालिएगा, आप लोग भी मुझे बताइएगा अगर आपके जहन में ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमारी याददाश्त को बेहतर कर सकता है, तो वो ज़रूर आप हमसे शेयर कीजिएगा। इस वक्त एंजॉय कीजिए लास्ट ट्रैक जैस मानक की आवाज़ में, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।